हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन को निम्न में से किसने डिजाइन किया था? राष्ट्रपति भवन को निम्न में से डिजाइन किसने किया था? एडवर्ड स्टोन ने, ली कार्बूशियर ने, एडविन लुटियंस ने या फिर तरुण दत्त ने? तो राष्ट्रपति भवन को जो डिजाइन किया था वो किया था एडविन लुटियंस ने। तो इसका सही आंसर होगा एडविन लुटियंस, यानी कि सी पार्ट। यहाँ पे एक नाम हम देख रहे हैं, ली कार्बूशियर। इनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? तो चंडीगढ़ के जो डिजाइनर हैं या वास्तुकार हैं वो है ली कार्बूशियर। ये क्वेश्चन एक बार रेलवे के एग्जाम में बन गया था इसी साल। ली कार्बूशियर ने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया है और एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख। तो पहले तो हमें गणतंत्र पता होना चाहिए कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जिसका जो राष्ट्राध्यक्ष है या फिर उसका जो प्रमुख है वो वंशानुगत ना हो, बल्कि चुनाव हुआ हो, उसका वो चुना गया हो। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका इलेक्शन हुआ हो, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जिस भी देश में ये चीज होगी वो देश गणतंत्र कहलाता है। जैसे भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, वो होता है हमारा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारे देश में वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव से राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन होता है चुनाव। राष्ट्रपति हमारा वंशानुगत नहीं होता, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। तो कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति होंगे। इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है, आप ये देखो। आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, लोकसभा सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या फिर देश का नागरिक हो। तो देश का नागरिक हो ये तो होना ही चाहिए, 35 वर्ष आयु हो ये भी होना चाहिए, और लोकसभा सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ये भी होना चाहिए। जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो भी आवश्यक पात्रता है वो अनुच्छेद 58 में दी हुई है। आर्टिकल 58(1) में लिखा हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें 35 वर्ष की आयु भी लिखी हुई है, लोकसभा सांसद चुने जाने की योग्यता भी होनी चाहिए, देश का नागरिक भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं उसमें लिखा हुआ है। तो ये इसका सही आंसर होगा। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर इस तरह के ऑप्शन बन जाते हैं तो फिर पढ़ा लिखा हो यही नहीं होगा, बाकी तीनों तो होंगे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित है? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से, जैसे एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा भी हमारे देश में वो राष्ट्रपति बन सकता है, लगातार 2 बार भी राष्ट्रपति कोई बन सकता है। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये प्रावधान दिया गया है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन का राष्ट्रपति के प्रावधान है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 57। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य शामिल नहीं होते? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य शामिल नहीं होते? तो पहले हमें पता होना चाहिए कौन शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चुने हुए मतलब कि इलेक्टेड, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य ये भी शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य ये शामिल नहीं होते हैं। तो ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ इलेक्टेड, चुने हुए जो सदस्य होंगे वही शामिल होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें शामिल नहीं होते हैं। एक बात तो ये याद रखने वाली है। दूसरी बात क्या है कि ये राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य के साथ साथ 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं या 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी शामिल होते हैं। वो कौन सी हैं? एक है दिल्ली और एक है पांडिचेरी। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके चुने हुए जो सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, और लोकसभा के चुने सदस्य, राज्यसभा के चुने सदस्य तो शामिल होते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है?
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जनरली हम सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री को देता होगा और ये सब दिमाग में आता रहता है, उपराष्ट्रपति को तो हम गेस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये याद रखने की बात है कि आपको राष्ट्रपति का जब भी आएगा अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो कैसे, कौन हटाएगा उसको? प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा? मतलब किसके द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उस पर एक प्रोसीजर होता है, उसे कहते हैं महाभियोग। उस पर महाभियोग चलाना पड़ता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, और ये महाभियोग जो है वो संसद के द्वारा चलाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भारत की संसद द्वारा। महाभियोग संसद के द्वारा चलाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा भारत की संसद द्वारा। ठीक है। अब महाभियोग का जो आर्टिकल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारा अनुच्छेद 61। आर्टिकल 61 हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है और इस पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, देखिए अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, ये पूछ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। जो CJI जिसे कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्न में से कौन बुला सकता है? भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ज्वाइंट सिटिंग, जो ज्वाइंट सिटिंग है ये कौन बुला सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो जो ज्वाइंट सिटिंग है वो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति उसको बुलाता है। ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और ज्वाइंट सिटिंग जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में आती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आती है आर्टिकल 108 में। अनुच्छेद 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। एग्जाम में एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, दोनों के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। तो जो ज्वाइंट सिटिंग होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा लोकसभा का स्पीकर, ना कि राज्यसभा का। लोकसभा का स्पीकर जो होगा या लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करेगा। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट सिटिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका आर्टिकल 108 ये भी याद रखना पड़ेगा, और लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो हमारा अनुच्छेद है 143। इसको तो बिल्कुल आपको रट लेना है। अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। और बाकी के जो यहाँ पे अनुच्छेद हैं ये सारे राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 108, ये तीनों ही राष्ट्रपति से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो थोड़ा सा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, सामने आ ही गए हैं। तो पहले देखते हैं अनुच्छेद 72। ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उससे संबंधित है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश। राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की जो उसकी शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में आती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में आती है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान आता है। अनुच्छेद 108 में क्या आता है? इसमें आता है ज्वाइंट सिटिंग या फिर संयुक्त बैठक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस भी किया था। संयुक्त बैठक आती है 108 में, 123 अध्यादेश है, 72 क्षमादान है और 143 जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी पार्ट। बाकी तीनों भी मैंने डिस्कस कर दी हैं क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ गया। हमें इसका आंसर पता है, सीधा सा आंसर है इसका संसद द्वारा। इसका आंसर होगा संसद द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं।
राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? हमें ये तो पता चल गया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग चलता है, संसद में चलता है। संसद में तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है। तो दोनों में से किस सदन द्वारा अब महाभियोग लगाया जा सकता है? हमारे ऑप्शन भी ऐसे ही हैं, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, किसी भी सदन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसी भी सदन में अभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, संसद के किसी भी सदन द्वारा। सी पार्ट होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? राष्ट्रपति पर हमें पता है महाभियोग तो चला रहे, राष्ट्रपति के महाभियोग से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम महाभियोग पे इतने सारे क्वेश्चन है, इसमें महाभियोग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिनों की। पूर्व सूचना का मतलब क्या होता है? नोटिस पीरियड, यानी कि उसको नोटिस दिया जाएगा कम से कम कितने दिन पहले, वो है 14 दिन। 14 दिनों का नोटिस पीरियड होता है, इसका आंसर होगा 14 दिन। अब महाभियोग की बात आई है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका आर्टिकल, वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में महाभियोग है, और कहाँ पे चला सकते हैं? संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी चला सकते हैं, फिर राज्यसभा में भी चला सकते हैं, किसी में भी इसका प्रस्ताव महाभियोग का लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों में भर देना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक कितने दिनों में दोबारा से चुनाव करा के राष्ट्रपति का पद भर दिया जाना चाहिए, ये पूछना चाह रहे हैं। 30 दिनों में, 90 दिनों में, 6 महीने में, या फिर 9 महीने में? तो इसका सही आंसर है 6 महीने में। 6 महीने में राष्ट्रपति का रिक्त पद भर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है या शक्ति प्रदान है? राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है अनुच्छेद 123 के अंदर। इससे पहले भी मैंने आपको ये आंसर बताया हुआ है, अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक कानून होता है जिसकी जरूरत तब हो जबकि संसद का जो सदन है वो उसका सत्र ना चल रहा हो, संसद का सत्रावसान हो गया हो और संसद का जो सदन है उनका सत्र चल ना रहा हो, उस टाइम पे किसी कानून की अचानक से जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कोई भी कानून ला सकता है। ठीक है, और इसका जो प्रभाव है वो संसद के द्वारा निर्मित कानून के बराबर ही होता है। और इसके साथ एक और बात है कि राष्ट्रपति कभी भी इस अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, ये परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए राष्ट्रपति जब चाहे इस अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। ठीक है, तो ये है 123 में। और सेम चीज अगर राज्य के अंदर कोई ऐसा उस समय सत्र नहीं चल रहा है विधानसभा का राज्य के अंदर, और उस टाइम पे अचानक से कोई कानून लाना पड़ जाए तो सेम चीज राज्यपाल भी कर सकता है, राज्यपाल भी अध्यादेश लेके आ सकता है। वो राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 213 के अंदर आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये राज्यपाल का अध्यादेश है, इनको याद रखना बहुत आसान है। राष्ट्रपति का है 123, इसका 2 और 1 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो 213 बन जाएगा। राज्यपाल का है 213, राष्ट्रपति का है 123। ठीक है, ये दोनों तो बहुत सिंपल है, दोनों ही अध्यादेश जब भी में एक याद करेंगे तो दूसरा हमें याद ही हो जाएगा, और याद रखना भी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 और अनुच्छेद हैं, ये दोनों भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 61 तो आपको अब तक याद हो गया होगा, ये राष्ट्रपति पे महाभियोग का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 61 जो है ये महाभियोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 72 जो है ये क्षमादान की शक्ति है। जितनी बार भी आता है मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 61 महाभियोग है, 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो 213 है वो राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, वो राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? किसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है? भारत का महान्यायवादी, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 76। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से, वो है आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 76 से। इसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कहते हैं कैग, इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल है 148, इसका आर्टिकल है 148, किसका? कैग का। इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। एक राज्य का राज्यपाल, इसका तो हम सबको पता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का आर्टिकल क्या है? ये है आर्टिकल 155। ये हमेशा ही चर्चा में रहता है क्योंकि जितने भी राज्य हैं हमारे पास राज्यपाल की नियुक्तियां होती ही रहती है किसी न किसी राज्य में, तो इसलिए आर्टिकल 155 मोस्टली चर्चा में रहता है। तो आर्टिकल 155 जो है राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, इसका आर्टिकल है 148, और भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसका आर्टिकल है 76।
इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर किसी को फास्ट लग रहा हो, किसी को कम समझ आ रहा हो, तो वो दोबारा से देख ले। और फास्ट इसलिए है कि आप रिवीजन पर्पज से देखते हो तो थोड़ा सा तेजी चलना रहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने किसी में आया था ये, वो है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अब देखो 123 क्या है, जितनी बार आएगा हम रिवाइज करेंगे, हमें याद हो जाएगा। ये है अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश 213, ये तो हमें याद ही हो गया। अनुच्छेद 76 क्या है? महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अनुच्छेद 108 क्या है? ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग या फिर संयुक्त बैठक। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? मतलब कौन है जो उपराष्ट्रपति नहीं रहा है और राष्ट्रपति रहा है? जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ये हमें पता है कि भारत के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, जो पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। जाकिर हुसैन जी भी पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बनते। आर वेंकट रमन के साथ भी सेम चीज थी। ये जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं बट राष्ट्रपति रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अब ये क्या, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2 बार। ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके बाद ये राष्ट्रपति बन गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किस मुख्य न्यायाधीश ने? इससे पहले हमने इसी में एक क्वेश्चन देखा था कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति ना हो तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन जाता है? तो उसका आंसर था मुख्य न्यायाधीश। अब उसने इस क्वेश्चन में उससे आगे की चीज पूछ रहे हैं कि एक बार इंडिया में ऐसा हो चुका है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो उस वक्त एक मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वो कौन थे? वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, हमें याद रखने की जरूरत है। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इन्होंने, ये थे तो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ और फिर उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो इसलिए उस कुछ टाइम के लिए इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। आपको ये नाम याद रखना है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।